नमस्कार दोस्तों। माँ तो माँ होती है। कामनी निर्विकार भाव से बैठी शून्य में ताक रही थी। सामने रखी हुई चाय कब की ठंडी हो चुकी थी। कल तक जिस घर में हंसी मजाक ठाकों की आवाज़ें गूंजती थी, रसोई खुशबू से तर रहती थी। कहीं बेटी की साड़ियाँ बिखरी होती तो कहीं सलवार कमीज। कभी कौन सी फिल्म देखने जाना है, इस पर भारी डिस्कशन होता तो कभी अगली छुट्टियों की प्लानिंग। पर आज पूरे घर में गहरी चुप्पी थी। कामिनी के कानों में अचानक बेटी और नातिन की आवाज़ गूंजने लगी। पर नज़रें उठाकर देखती तो साएं साएं करता उदास घर खाने को दौड़ रहा था। अचानक उसने चारों ओर ठीक कामिनी के अंतर्मन की तरह। कामिनी ने गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। बालकनी में टहलते हुए कामिनी ने नीचे देखा। बगीचे में खेलते हुए बच्चों को देखकर फिर स्वीटी की याद आ गई। एक हुक सी उठी भीतर से, जो उसकी आंखें भिगो गई। बिल्कुल नीरू पर गई थी स्वीटी। हाँ, नीरू। नीरू भी तो इतनी ही थी जब उसकी गोद में आई थी। वक्त पंख लगाए कैसे उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। कामिनी बालकनी में रखी आराम कुर्सी पर आंखें मूंद कर बैठ गई। क्या दीदी, आपने चाय भी नहीं ली? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? रीमा ने कंधे पर हाथ रखते हुए अपनत्व से पूछा। बिल्कुल ठीक है, कामिनी अचकचाकर बोली। दूसरी चाय बना दूं दीदी? कामिनी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या बात है दीदी, लगता है आपको नीरू की याद आ रही है? रीमा वर्षों से कामिनी के पास काम करती थी, भरी बातें जानती थी उसके मन में क्या चल रहा है। अरे नहीं री, कामिनी ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की प्रयास किया। बेटी तो होती ही पराया धन है। मैं तो खुश हूँ, ऐसा योग्य दामाद और नातिन का सुख मिला है मेरे भाग्य में। मैं तो अगर दिया लेकर ढूंढती तब भी ऐसा दामाद न ढूंढ पाती। ये तो नीरू की किस्मत है कि उसे ऐसा होनहार, व्यवहार कुशल, नेक दिल जीवन साथी मिला है। चल थोड़ी सी कॉफ़ी बना दे। रीमा को कॉफ़ी का कहकर कामिनी अपने बेडरूम में आ गई। तकिया लेकर लेटी तो बंद आंखों के सामने अतीत चलचित्र की भांति सजीव हो उठा। ये बात जब की है, जब मैं बीए के फाइनल में थी कि एक दिन पापा ने आकर कहा, कल विकास के मम्मी पापा आ रहे हैं तुम्हें देखने। कामिनी, तुम घर पर ही रहना। अचानक शादी की बात सुनकर मुझे झटका सा लगा। मैं अभी आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनने की तमन्ना मन में थी, पर जब पापा से कहा तो दो टूक जवाब सुना दिया। देखो कामिनी, मैं तुम्हारे बनने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। फिर तुम्हारे पीछे छोटी भी तो है। अपनी नौकरी रखते मैं तुम दोनों के हाथ पीली कर देना चाहता हूँ। भगवान ने बेटा तो दिया नहीं, समय रहते मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता हूँ। विकास अच्छे खाते पीते घर का लड़का है। वो तो तुम सुंदर हो इसलिए बात बनी है, वरना उसके घर लड़कियों वालों की लाइन लगी होती है। पापा मुझे समझा रहे थे, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरे सपने चूर चूर हो गए थे। बहुत रोई थी उस दिन मैं। मुझे याद आए बचपन के वो दिन जब पापा मुझे राजकुमारी कहकर बुलाया करते थे। हम दो बहनें ही थी, पर पापा ने कभी हमें बेटे से कम नहीं समझा। पर आज पापा अक्सर कहते थे, देखना मेरी होनहार बेटियां मेरा नाम दुनिया में रोशन करेगी। मैं इन्हें आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा। लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर जब ये जाएंगे तो दुनिया देखती रह जाएगी। पर मम्मी के जाने के बाद पापा बिल्कुल बदल गए। हमेशा हंसते रहने वाले पापा का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त होने की भी बहुत जल्दी थी। उन्हें लगता कहीं मेरी भी असमय मृत्यु हो गई तो शायद ये भय उनके डिप्रेशन का कारण बन गया और लील गया हमारे तमाम सपनों को। मैंने और छोटी बहन दामिनी ने बहुत कोशिश की, पर पापा को डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाए। अब तो घर में वही होता जो पापा कह देते। जिस दिन विकास अपने मम्मी पापा के साथ मुझे देखने आए, उसी दिन मेरी और विकास की सगाई तय हो गई। परीक्षाएं ख़त्म होते ही विवाह। सब कुछ इतना आनंद फानंद में हुआ कि सोचते समझने का मौका ही नहीं मिला। वैसे विकास मुझे भी पसंद आया। लंबा कद, गोर वर्ण और उसका शायराना अंदाज। अब मेरे सपनों में था विकास और सिर्फ विकास। मेरे पापा से सारी शिकायतें भी रफा दफा हो गई थी। मुझे विकास से इश्क हो गया था। सच लड़कियां भी बड़ी अजीब होती हैं। उनकी ज़िंदगी में इश्क का मौसम आते ही वे सब कुछ ड्रॉप कर देती हैं।
सारे सपने, ख्वाहिशें, तमन्नाएं कर देती है प्रेम के हवाले। आई एम इन लव, इस एक वाक्य के सहारे वो सब कुछ छोड़कर उस शख्स के साथ उड़ जाती हैं सपनों के रंगीन आसमान में, जिसे कल तक वो जानती तक नहीं थी। एक शख्स के मिलते ही नए सपने परवान चढ़ने लगते हैं। इंद्रधनुष ख्वाहिशें नए सिरे से ज़िंदगी की फलसफा तय करने लगती है। पूरी दुनिया को उसी की नज़र से देखने लगती है। जिन आँखों में उसे खुद के लिए प्यार दिखाई देता है, शादी के बाद ठीक ऐसा ही हाल मेरा भी था। विकास को देखकर दिन शुरू होता तो विकास की बाहों में रात। मैं वही पहनती जो विकास को पसंद था, वही करती जो विकास को पसंद आए। मेरी सोच, विचार सब विकास पर कब्जा था। विकास के प्यार का जादू मेरे सर चढ़कर बोल रहा था। मेरी ज़िंदगी विकास से शुरू होकर उसके आगे पीछे लट्टू की तरह नाच रही थी। शादी के महीने भर बाद हम हनीमून मनाने गोवा चले गए। गुलाबी सुबह, सुहानी शाम, समंदर की लहरें, खुशनुमा माहौल, भींगे भरता इस गाली रेत पर निशान छोड़ते कदम, बाहों और आँखों में आँखें डाले एक दूसरे का साथ। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा था जो मुझे हलवे के बीच किरकिरी का एहसास करवा रहा था। हनीमून के दौरान मैं समझ गई थी कि विकास को काफ़ी गुस्सा आता है। एक तरफ उसकी जिंदा दिली मन मोह लेती, तो दूसरी तरफ उसका गुस्सा मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर देता। बात बात पर रोकना टोकना विकास की आदत थी, पर मैं तौल पर मैं मासा विकास का बर्ताव मेरे सामने बहुत से प्रश्न चिन्ह छोड़ रहे थे कि किससे कहती, क्या कहती। 10 दिन गोवा में बिताकर हम इलाहाबाद लौट आए थे। धीरे धीरे मेरी समझ में आ गया था कि विकास जिद्दी, क्रोधी, गुस्सेल स्वभाव वाला मनमोजी इंसान था। उसके लिए वही सही था जो उसने कहा। किसी और की बात सुनना मानना उसे गवारा नहीं था। मैं सब कुछ जान गई थी, पर मैंने सोचा मैं अपने प्यार से विकास की बुराइयों को अच्छाई में बदल दूँ। बस इसी प्रयास में मैं उलझती चली गई। मेरा समझाना विकास को हमेशा उपदेश ही लगता था। वो झल्लाकर चीख पड़ता। संयुक्त परिवार में मुझे सबके सामने बार बार अपमानित होना पड़ता। मेरी टीस मेरी आंखों से पानी बनकर बरसती, पर इससे कहाँ कुछ बदलने वाला था। दीदी कॉफ़ी, रीमा ने लाइट जलाते हुए कहा। बाहर गहरा अंधेरा हो गया, ठीक मेरे जीवन में छाए अंधेरे की तरह। पर रात को जो चंद्रमा आलोकित करता है, नीरू भी रोशनी बनकर आई थी मेरी ज़िंदगी में। कॉफ़ी पीते हुए यादों के पन्ने फिर फड़फड़ाने लगे थे मेरे सामने। शादी के 2 साल बाद विकास का तबादला दिल्ली हो गया। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम सबके सामने जलील तो नहीं होना पड़ेगा। विकास की आदतें यहाँ भी ज्यों की त्यों बनी हुई थी। हर बात, हर चीज़ में ईन मीन निकालना, चिल्लाना, अपनी टांग छोटी बड़ी, अपनी आँखें सब ऊपर करना उसके स्वभाव का हिस्सा थी। 1 लाख कोशिश करती, पर विकास किसी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं था। कभी कभी मेरा मन करता कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊं, कहीं दूर, बहुत दूर। पर कहाँ? ये ऐसा प्रश्न था जिसका जवाब नहीं था मेरे पास। परंपरा की बेड़ियों में जकड़ा मेरा मन डोली में आने वाली सिर्फ अर्थी पर ही वापस आती हैं। आगे कुछ सोच नहीं पाती। दिन, महीने, साल यूं ही गुजरते जा रहे थे। धक्का मुक्की करते हुए सांसें चल रही थी। मेरा दिल पत्थर होता जा रहा था। मुझे सब कुछ सहने की आदत से हो गई थी, फिर चाहे वे शब्द के तीर हो या कुछ बोलने की आवाज़ में मिलने वाला तमाचा। शादी को 4 साल बीत गए थे, पर मेरी गोद सुनने की सुननी थी। विकास को एक और बहाना मिल गया था मुझे अपमानित करने का। भगवान भी न जाने किन कर्मों का फल दे रहा था। डॉक्टर ने तो सब कुछ नॉर्मल ही कहा था, पर हारे हुए जुआरी की तरह चुप रहना ही मेरी नीयत बन गई थी। कॉफ़ी ख़त्म कर टहलते हुए याद आया वो दिन जब नीरू मेरी ज़िंदगी में आई। उस दिन सुबह आँख खुली तो लगा नीचे काफ़ी शोर हो रहा है। मैंने बालकनी से देखा तो माजरा समझ नहीं आया। फिर नीचे चली गई। पुलिस भी थी। पता चला किसी टैक्सी वाले की टैक्सी में कोई अपनी 1 साल की बच्ची को छोड़ कर गया था। बच्ची उस भीड़ को देखकर लगातार रो रही थी। उस मासूम से तरह तरह के सवाल कर रहे थे, लेकिन वो उन सब अजनबियों को फटी फटी आंखों से देखती और फिर रोना शुरू कर देती। पुलिस अपनी पूछताछ कर रही थी। टैक्सी वाला अपनी अनभिज्ञता की कहानी कह रहा था। लोगों के कयास जारी थे। कोई माता पिता के भूलने की बात कहता, कोई जानबूझकर छोड़ देने की, कोई लापरवाही के अन्य किस्से सुना रहा था, तो कोई भगवान की लीला बता रहा था। पर किसी को बच्ची की परवाह थी,
ऐसा नहीं लग रहा था। मैंने आगे बढ़कर बच्चे को गोद में लिया और फिर पास ही पान की दुकान से टॉफ़ी और बिस्कुट खरीद लिए। बच्ची थोड़ा सा सने पाकर चुप हो गई। मेरी ममता मुझे मजबूर कर रही थी। मैं लगातार उसके सर पर हाथ फिराती रही। पुलिस ने अपनी कार्रवाई समाप्त की और मेरी गोद से बच्ची को लेने लगी। मैं जैसे ही बच्ची उन्हें सौंपने लगी वो फिर से रोने लगी। अब मेरी ममता अपने चरम पर थी। मैं उसे रोते हुए नहीं देख पा रही थी। फूल सी नन्ही जान मेरी गोद से नीचे नहीं उतरना चाहती थी। उसने मेरी साड़ी का पल्लू कस कर पकड़ रखा था। मेरे भीतर की माँ ने बिना विकास की परवाह कहा, जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते क्या मैं इन्हें अपने पास रख सकती हूँ। पुलिस वालों की तो जैसे बला टली, क्यों नहीं, जब इसके माँ बाप मिल जाएंगे हम इसे ले जाएंगे। मेरा नाम पता नोट कर पुलिस ने अपनी राह पकड़ी और मैंने अपनी। मैं बच्ची के सर पर हाथ फिराते उससे बातें करते जब घर के दरवाजे पर पहुंची तो होश में आकर ठिठक गई। विकास दरवाजे पर ही खड़ा था। विकास, बच्ची अपने माता पिता से बिछुड़ गई है, बुरी तरह रो रही थी। तो मैंने किसी तरह थूक निगलते हुए मैंने कहा, विकास पाँव पटकते हुए भीतर चला गया। आने वाले तूफान का अंदाज़ा हो चुका था मुझे, पर अब क्या, तीर तो तरकस से निकल चुका था। विकास पता नहीं क्या सलूक करता पुलिस इस मासूम के साथ, इसलिए इसे मैं अपने साथ ले आई। क्यों, ठीक ही किया ना मैंने, कहते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। बदन सूखे पत्ते की भांति काँप रहा था। हाँ, बड़ा पुण्य का काम किया है। न जात का पता न धर्म का पता, किसका पाप है बस ले आई गोदी में उठाकर। घर पर ही पड़ा था, मैं पूछने तक की जहमत नहीं उठाई तुमने। बहुत चर्बी चढ़ने लगी है आजकल। भुनभुनाते हुए विकास ऑफिस चला गया। 4 दिन तक लड़की के माँ बाप कोई पता नहीं चला। विकास रोज़ मुझसे लड़ता, लड़की को पुलिस के हवाले करने की बात कहता, फिर अनाथालय छोड़ने की रट लगाता, पर मुझे अपनी ममता की पुकार के आगे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। विकास की हर बात मैंने चुप्पी का भ्रमशास्त्र कर दिया था। मेरी चुप्पी उसके गुस्से की ज्वाला में घी का काम कर रही थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके विकास से पूछा, विकास क्यों न हम इस बच्ची को गोद ले लें। प्लीज़ विकास, मना मत करना। बिफर गया था विकास मेरी बात सुनकर। जाने कितनी जली कटी बातें सुनाई थी उसने मुझे, और फिर अपना फैसला सुनाते हुए बोला, देखो कामनी, किसी और के पाप को मैं अपने गले की घंटी हरगिज़ नहीं बना सकता। मैं 3 दिन के लिए कंपनी से बाहर जा रहा हूँ और आऊँ तो ये पाप का लोथड़ा मुझे यहाँ नहीं चाहिए, वरना ऊपर से नीचे फेंक दूँगा। दहाड़ता हुआ विकास चला गया। भीतर तक काँप गई थी मैं। अजीब कसमुकस थी। एक तरफ जिद्दी झगड़ालू पति था तो दूसरी ओर फूल सी मासूम बच्ची जो अब मुझे मेरे वजूद का हिस्सा लग रही थी। बहुत उलझन भरे थे वे दिन। 3 दिन मैं उस मासूम बच्ची को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। मेरी ममता का वेग इतना अधिक था कि मेरी छाती में दूध उतर आया था। न जाने किस भावेश में मैं उसे दूध पिलाने लगी थी। भगवान ने मेरे लिए अनमोल तोहफा भेजा था। मेरी तमन्ना, मेरी मन्नतें, मेरी प्रार्थनाएं, व्रत, उपवास सब पूरे हो गए थे। फिर भला मैं डूबती नैया की इस पतवार को, क्या पति नामक जीव इतना महत्वपूर्ण है ज़िंदगी में कि उसके बिना जिया नहीं जा सकता? क्या उसके लिए मैं अपनी ममता का गला घोट दूँ? क्या मंगलसूत्र और सिंदूर की बेड़ियों में जकड़ी नारी का पति से अलग कोई व्यक्ति तब नहीं? क्या गुस्सेल पति की गालियाँ खाने से अच्छा ममता के समंदर में गोते लगाना नहीं है? ये प्रश्न लगातार मेरा आत्म मंथन कर रहे थे। प्रश्नों के चक्रव्यूह में उलझते निकलते 2 दिन बीत गए थे। अजनबी मासूम बच्ची और अपने पति विकास में से मुझे किसी एक को चुनना था, वो भी विकास के लौटने से पहले। आखिर बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं न तो इसे पुलिस के हवाले करूँगी और न ही अनाथालय भेजूँगी। पत्नी बनकर बहुत जी ली, अब माँ बनकर जीने की इच्छा और दृढ़ निश्चय ने मुझे जोश से भर दिया था। मैंने अपना सामान बांधा, जेवर और पैसे भी रख लिए। मैं जानती थी जब तक कोई स्थायी इंतज़ाम और नौकरी नहीं मिलती, इन्हीं रुपयों से काम चलाना होगा। विकास के नाम मैंने एक छोटा सा खत छोड़ दिया, विकास मैं जा रही हूँ, पत्नी बनकर जी ली। मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरी कोई ख़ास ज़रूरत होगी। आज इस मासूम को मेरी ज़रूरत है। तुम इसे अपना नहीं सकते और मैं इसे छोड़ नहीं सकती, इसलिए जा रही हूँ। माँ बनकर जीना चाहती हूँ। तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लेना, मैं कभी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊँ। मुझे जीने का
मकसद मिल गया है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। कामनी के इसके पश्चात दिल्ली से दूर महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में आ गई। अब सफ़ेद साड़ी मेरी विधवा होने की पहचान थी। बेटी का नाम मैंने निरुपमा रखा था और उसके पिता की जगह अग्रवाल भर दिया। बस यही थी मेरी तब की पहचान, जो आज तक कायम है। यहाँ आकर मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में एक स्कूल में नौकरी मिल गई। नीरू और मैं साथ साथ स्कूल जाते। ज़िंदगी की आवश्यकताओं को पूरा करने जितनी आमदनी हो जाती, नीरू धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। पढ़ने में वो काफ़ी तेज़ थी। टेबल टेनिस खेलने में उसका कोई जवाब नहीं था। राज्य स्तरीय कई पुरस्कार उसे मिल चुके थे। इसी दौरान उसकी मुलाकात संदीप से हुई। पहचान, दोस्ती और फिर प्यार में तब्दील हो गई। और करीब 3 साल पहले मैंने शादी कर दी नीरू की। पिछले 10 दिन नीरू, संदीप और नातिन स्वीटी छुट्टियां मनाने आए थे मेरे पास। मैं आज पूरी तरह संतुष्ट हूँ। एक माँ के रूप में, नानी के रूप में मेरे हाथ खुद ब खुद आसमान की ओर जुड़ गए। भगवान, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। तूने मेरी गोद ममता से भर दी। मेरी सबसे बड़ी दौलत है मेरी बेटी नीरू। मैं बहुत खुश नसीब हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ, सिर्फ एक माँ। हाँ, सिर्फ एक माँ। सोचते सोचते अपनी गीली आंखों को पोंछती हुई मेरी उंगली नीरू के नंबर डायल करने लगी।